हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम हिंदी में। और हमारा जो चैप्टर नंबर चल रहा है वो थर्ड चल रहा है। आरबीएसई बोर्ड की जो हिंदी मीडियम की बुक है इकोनॉमिक्स की, उससे हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है और दो होती है इकोनॉमिक्स, आपको पता ही है, मिक्रो और मैक्रो। हम अभी मिक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कर रहे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारा है वो चल रहा है मांग वाला, डिमांड वाला। ठीक है, तो उसके अंदर लास्ट के 2 लेक्चर हो गए हैं उस चैप्टर को, आज शायद थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर थर्ड का। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मांग के निर्धारक तत्व, यानी कि एक डिमांड कितनी होगी उसको डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं। यानी कि मांग की एक तरह से मांग को बढ़ाने में, घटाने में या स्थिर रखने में, मांग को निर्धारित करने में कौन कौन से तत्व काम आते हैं, कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर उसको डिसाइड करते हैं मांग को, डिमांड को। मांग को इंग्लिश में डिमांड बोलते हैं और कीमत को इंग्लिश में प्राइस बोलते हैं। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए देखिए, आपके सामने मैंने लिख रखा है, जो मांग होती है किसी वस्तु की, उसको निर्धारित करने के जो तत्व होते हैं वो आपके सामने हैं। और उसको निर्धारित करने के तत्व 5 हैं और इनको एक एक करके हम अभी प्रैक्टिकली समझेंगे। एग्जाम्पल दूंगा मैं सबके और आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। और ये लेक्चर जब खत्म होगा आपको ये 5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है इस वीडियो को और उसके बाद शेयर करना है और उसके बाद इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और जो मैं बोलता हूँ मेरे शब्दों पर आपको ध्यान देना है। देखिए, किसी भी वस्तु की डिमांड को डिसाइड करने में पहला जो फैक्टर है वो है वस्तु की स्वयं की कीमत। अगर वस्तु की स्वयं की कीमत ज़्यादा होगी, कम होगी, तो मांग डिसाइड उस हिसाब से होगी। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। उस वस्तु की कीमत तो मांग को इफेक्ट करेगी। सामने वाली दूसरी वस्तुओं की कीमत भी मांग को इफेक्ट करेगी। कैसे, अभी समझेंगे आगे। थर्ड, उपभोक्ता की आय। एक कस्टमर की इनकम मांग को बढ़ा भी सकती है और मांग को घटा भी सकती है, दोनों बताऊंगा। फिर उपभोक्ता की पसंद और रुचि। बिल्कुल, कोई वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किसी एक उपभोक्ता को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो उसकी पसंद और रुचि के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है किसी वस्तु की डिमांड। और थर्ड है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, यानी कि भविष्य को लेकर उपभोक्ता प्राइस से रिलेटेड क्या सोचता है, इसका भी डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं हम, वस्तु की कीमत। एक वस्तु की कीमत प्राइस को किस तरीके से निर्धारित करती है या किस तरीके से प्राइस को इफेक्ट करती है। देखिए बेटा, यहाँ पर है अपनी, मान लेते हैं वस्तु है, ये है अपनी वस्तु। ठीक है, ये कोई वस्तु है मान लेते हैं और ये उस वस्तु की है प्राइस इस डब्बे के अंदर। ठीक है, और ये है उस वस्तु की फॉर एग्जाम्पल डिमांड। ठीक है, यानी कि ये वस्तु की मांग है और ये वस्तु की क्या है, कीमत। मैंने ऐसे बॉक्स के अंदर लिख दिया है कि इस बॉक्स में वस्तु की कीमत लिखी है, इस बॉक्स में वस्तु की डिमांड लिखी है। अब वस्तु, किसी भी वस्तु की, फॉर एग्जांपल अपना जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है वो एक्स है, वस्तु एक्स, उस वस्तु का नाम क्या है, एक्स। ये उस वस्तु की प्राइस है और ये एक्स की मांग है मार्केट के अंदर कि वस्तु एक्स इतने में मिलती है और इतनी डिमांड है उसकी। अब वस्तु की प्राइस और उसकी डिमांड, अपन मांग को निर्धारित करने के तत्व पढ़ रहे हैं, तो किसी की वस्तु की स्वयं की कीमत उसकी डिमांड को किस तरीके से प्रभावित करेगी। तो प्राइस और डिमांड, यानी कि वस्तु की कीमत और मांग में जो संबंध होता है, इनके बीच जो संबंध होता है, इनके बीच में वो संबंध होता है रिवर्स, प्रतिलोम बोलते हैं जिसको, प्रतिलोम संबंध होता है, रिवर्स संबंध होता है। सर कैसे, देखिए जरा इधर कैसे बताता हूं। अगर किसी वस्तु की प्राइस, आप खुद सोचिए, कोई वस्तु है और उसकी प्राइस अगर बढ़ती है, क्या होती है, उस वस्तु की प्राइस बढ़ती है, ये वस्तु की प्राइस है और ये प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ रही है मतलब वो वस्तु क्या हो रही है, महंगी। और अगर कोई वस्तु महंगी होगी तो मार्केट में
वो ज़्यादा बिकेगी या कम बिकेगी? अगर महंगी होगी तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस प्राइस की डिमांड कम होगी। समझ में आया? यानी कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड, ये डिमांड ही है, तो उसकी डिमांड कम होती है। तो इनके बीच में क्या, कैसा संबंध है? रिवर्स, प्रतिलोम यानी कि रिवर्स संबंध है। कैसे? प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, अगर किसी वस्तु की आप प्राइस कम कर दोगे तो फिर उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो वस्तु हो गई सस्ती, जिसकी वजह से हर कोई उसको खरीदने लग गया, तो डिमांड बढ़ गई। तो वस्तु की प्राइस, किसी भी वस्तु की खुद की प्राइस का उस वस्तु की डिमांड पर रिवर्स संबंध होता है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था वस्तु की स्वयं की कीमत। पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। तो फिर मैं सेकंड पॉइंट आपको करवाता हूं, और सेकंड पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमत। सेकंड पॉइंट क्या है? संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो इसको हटाता हूं मैं यहां से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख लिया करो साथ में ही, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर दिया करो, 2 मिनट लिख के फिर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अब है हमारा सेकंड पॉइंट, संबंधित वस्तुओं की कीमत या संबंधित वस्तुओं की मांग। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमत। मतलब जो वस्तु है ना X, उससे संबंधित कई सारी वस्तुएं होती हैं। 2 तरह की वस्तुएं होती है, एक पूरक और एक प्रतिस्थापन। ये क्या होती है मैं आपको भी बताता हूँ। तो संबंधित वस्तुओं की जो कीमत होती है वो भी इस X वस्तु को प्रभावित करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक X वस्तु है, ठीक है। अब X वस्तु से संबंधित वस्तुएं 2 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो होती है इससे संबंधित पूरक वस्तुएं। क्या होती है? पूरक वस्तुएं, ठीक है। दूसरी होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं। ओके, तो अब देखिए X वस्तु जो है उससे रिलेटेड 2 तरह की वस्तुएं मार्केट में मिल सकती है। एक तो पूरक वस्तुएं, यानी कि केवल X वस्तु कुछ काम की नहीं है जब तक उसकी पूरक उसके साथ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल एक वस्तु है और उसकी पूरक वस्तु पता है कौन सी है? उसकी पूरक वस्तु है सिम। आपका मोबाइल एक वस्तु है और उस मोबाइल की पूरक वस्तु कौन सी है पता है? उस सिम कार्ड। उस वस्तु की पूरक वस्तु कौन सी है? सिम कार्ड। बिना सिम कार्ड के मोबाइल कुछ काम का नहीं है। आप लेते कॉलिंग वगैरह के लिए, उसमें नेट चले, तो यानी कि ये एक दूसरे की पूरक वस्तु हो गई, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आने वाले टाइम के अंदर जो है मोबाइल बहुत महंगा हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, तो क्या होगा आप बताइए मुझे। अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो हर कोई खरीद ही नहीं पाएगा, और हर कोई नहीं खरीद पाएगा तो मोबाइल की तो डिमांड कम होगी ही होगी, उसके साथ साथ उसकी पूरक वस्तु सिम जो है उसकी भी मांग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? मोबाइल महंगा हो गया, लोग कम खरीदेंगे। मोबाइल ही कम है तो सिम भी कम ही खरीदेंगे लोग, तो दोनों की डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तुएं कैसे होती है? जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंप्यूटर है और लैपटॉप, ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकती है, कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल जो है लैपटॉप है, लैपटॉप की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग कंप्यूटर पे आ जाएंगे, और अगर लैपटॉप की प्राइस बहुत कम हो जाए तो लोग कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे। समझ में आ रहा? अभी मैं एग्जांपल दूंगा और इनके बीच में संबंध बताऊंगा। तो कहने का मतलब, कोई एक वस्तु है उससे संबंधित 2 तरह की वस्तु हो सकती है। तो पूरक जो उस वस्तु को पूरा करेगी, और एक प्रतिस्थापन जो उस वस्तु को हटा देगी, ठीक है ना, प्रतिस्थापित कर देगी, ठीक है। तो 2 तरह की वस्तुएं होती है एक वस्तु से रिलेटेड, एक पूरक वस्तुएं, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं। इन दोनों को बोलते हैं संबंधित वस्तुएं। ये कैसी है? ये संबंधित वस्तुएं हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, पूरक वस्तुओं के बारे में बताता हूं। पूरक वस्तुएं कैसे इफेक्ट करेगी? पूरक वस्तुएं, ठीक है, ओके। पूरक वस्तुएं, तो देखिए पूरक वस्तुओं का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक वस्तु है फॉर एग्जाम्पल आपके अपन वस्तु ले लेते हैं अपना मोबाइल, या अपन खाने पीने का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे शक्कर का ले लेते हैं। शक्कर ठीक रहेगा, ठीक है। शक्कर चाय में डालते हैं ना, वो वाली शक्कर, ठीक है। तो चाय में डालने वाली शक्कर, और एक अपन वस्तु ले लेते हैं, ये पूरक वस्तुएं हैं, और एक अपन ले लेते हैं
और क्या चाहिए, चाय पत्ती। चाय पत्ती के बिना और शक्कर, इन दोनों के बिना चाय नहीं बन सकती। आपको अगर चाय बनानी है तो उसमें चाय पत्ती भी डालनी पड़ेगी और शक्कर भी डालनी पड़ेगी। तो ये दोनों क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। पूरक मतलब ये दोनों वस्तुएं जब मिलेगी आपस में तब पूर्ण होगा। तो पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरी है ये, ठीक है। तो शक्कर की अगर प्राइस मार्केट में बढ़ जाए, शक्कर की प्राइस, ये यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर हम चाय पत्ती की डिमांड लेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में डिसाइड क्या कर रहे हैं, मांग ही तो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये शक्कर है, अगर इसकी प्राइस बढ़ती है मार्केट के अंदर, इसकी प्राइस बढ़ती है, आप मुझे बताइए चाय पत्ती क्या लोग ज़्यादा खरीदेंगे? फिर शक्कर की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, शक्कर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, लोग चाय बनाना पीना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो चाय बनाना या पीना कम करेंगे तो चाय पत्ती कम बिकेगी, तो चाय पत्ती की डिमांड कम हो जाएगी। समझे आप? देखिए ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर शक्कर की प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा पता है, शक्कर की प्राइस बढ़ेगी ना तो शक्कर की डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, और शक्कर की तो डिमांड कम होगी होगी, इसके साथ चाय पत्ती की भी डिमांड कम होगी। क्यों चाय पत्ती की डिमांड कम होगी? अगर शक्कर से ही चाय बनती है, शक्कर लोग नहीं खरीद रहे हैं तो चाय पत्ती भी क्यों खरीदेंगे? समझ में आ गया? तो पूरक वस्तुएं जो होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर ये देखिए इनके बीच संबंध इस तरीके से होता है कि अगर शक्कर की प्राइस, ये प्राइस का है, ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो चाय पत्ती की डिमांड कम होगी। समझ में आया? अगर ये प्राइस है शक्कर की और ये डिमांड से हम इसको रिलेशन कर रहे हैं कि डिमांड से उसका क्या संबंध है। अगर शक्कर की प्राइस बढ़ती है तो उससे क्या होगा पता है, चाय पत्ती की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? लोग शक्कर खरीदेंगे नहीं तो चाय बनाएंगे नहीं, तो चाय पत्ती कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ में शक्कर की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो वो तो पहला पॉइंट अपन ने कर ही लिया था। खुद का कीमत, एक वस्तु की खुद की कीमत का खुद की डिमांड पे क्या रहेगा, वो तो सिंपल एग्जांपल है। शक्कर की प्राइस बढ़ेगी तो शक्कर की डिमांड भी कम होगी, लेकिन यहाँ पर साथ साथ में चाय पत्ती की भी डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आया? तो ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं होती है, और इनका जो वक्र बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा। इसका वक्र जो है ना वो धनात्मक वक्र नहीं बनता है, ऋणात्मक वक्र बनेगा। ऋणात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र क्यों बनेगा? देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये y अक्ष है आपका, ये x अक्ष है, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं अपन चाय पत्ती और यहाँ ले लेते हैं अपन शक्कर, ठीक है। अब कर्व बनाते हैं। देखो मैं यहाँ प्राइस शक्कर की क्या है, यहाँ पर आपको पता ही है, मैंने बताया शक्कर की प्राइस और चाय पत्ती की डिमांड, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी, डिमांड मतलब क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे प्राइस है अगर 25 रुपये या 50 रुपये या फिर 75 रुपये या 100 रुपये, ठीक है। तो अब 25 रुपये में जब चाय पत्ती मिल रही होगी, और यहाँ अपन पहले ये लिख देते हैं, जैसे 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो, 4000 किलो, ठीक है। जब 25 रुपये प्राइस होगी ना तो बहुत ज़्यादा चाय पत्ती बिकेगी, यानी कि हो सकता है 4000 किलो बिक जाए। और जब प्राइस बढ़कर 50 रुपये हो जाएगी तो शक्कर की डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड हो जाएगी केवल 3000। प्राइस और बढ़ेगी तो चाय पत्ती की डिमांड कम होगी। शक्कर की प्राइस बढ़ती जाएगी, चाय पत्ती की डिमांड कम होती जाएगी। जैसे 25 रुपये पे 4000 क्वांटिटी बिक रही थी चाय पत्ती की। जब शक्कर की प्राइस 25 रुपये थी तब चाय पत्ती की डिमांड 4000 किलो थी। और जब शक्कर की प्राइस बढ़कर 50 रुपये हो गई, शक्कर की प्राइस बढ़कर 50 रुपये हो गई तो चाय पत्ती की जो डिमांड है मार्केट में वो 4000 से घटकर कितनी हो गई, 3000, ठीक है। शक्कर की प्राइस बढ़कर अगर 75 रुपये हो जाए तो मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल चाय पत्ती की डिमांड घटकर 2000 रह गई। और शक्कर की प्राइस अगर 100 रुपये किलो हो जाए तो चाय पत्ती की डिमांड भी कम होगी और वो हो गई ये, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही होता है, शक्कर की प्राइस बढ़ेगी तो चाय पत्ती की डिमांड कम होगी। ये किन के साथ होता है, पूरक वस्तुओं के साथ में, ठीक है। और इसका देखिए ये वक्र कैसे बनेगा, ऐसे, तो ऋणात्मक वक्र बनता है इसका। ओके, तो ये पूरक वस्तुएं हुई हैं। पूरक वस्तुएं आपको समझ में आ गई हैं। तो अब अपन करेंगे प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं बताने वाला हूँ अब आपको प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में, कि उसका किसी भी वस्तु की डिमांड के ऊपर या डिमांड को निर्धारित करने में क्या रोल होता है, ठीक है। तो अगला है अपना प्रतिस्थापन वस्तुएं। ये सेकंड पॉइंट में दो थे ना, एक पूरक वस्तुएं बताई, अब प्रतिस्थापन वस्तुएं बताता हूँ आपको, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तुओं में अपन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बढ़िया सा। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक वस्तु है आपकी, फॉर एग्जाम्पल
एक वस्तु है आपकी कॉफ़ी, ठीक है, और एक है वस्तु आपकी चाय। अब बताइए, देखिए अब कॉफ़ी की यहाँ पर प्राइस और चाय की हम यहाँ पर डिमांड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी वस्तु की प्राइस और डिमांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बताइए मुझे, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए, ये देखिए कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई, ये कॉफ़ी की प्राइस है और ये प्राइस बढ़ गई, आप मुझे बताइए चाय की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? जो लोग कॉफ़ी पीने के शौकीन थे, शौक़ से पीते थे कि चाय नहीं पियेंगे हम तो कॉफ़ी पियेंगे, और कॉफ़ी अगर महंगी हो जाए तो वो चाय पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे चाय पर। क्यों? अब क्या होगा, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस का तो पता नहीं, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी ज़रूर। क्यों डिमांड बढ़ जाएगी? डिमांड क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब कॉफ़ी महंगी हो चुकी है और हर कोई क्या पिएगा? चाय पिएगा, तो इसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो चाय की डिमांड बढ़ती है, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी महंगी होगी, लोग कम खरीदेंगे, तो अब उसकी जगह कुछ और तो ढूंढेंगे ना वो, और वो क्या ढूंढेंगे? वो चाय पे आएंगे फिर, क्योंकि ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन है, यानी कि एक दूसरे को हटाती है। तो चाय हट गई, जैसे कॉफ़ी महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी को हटा देंगे, उसकी जगह चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाए तो ये देखिए कॉफ़ी की प्राइस हो गई फॉर एग्जांपल कम, तो इसका चाय के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉफ़ी बिल्कुल सस्ती हो जाए तो लोग क्या करेंगे पता है? कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो चाय की डिमांड भी कम हो जाएगी। मतलब प्रतिस्थापन वस्तुओं में ये होता है कि एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, एक वस्तु की प्राइस कम होती है तो दूसरी वस्तु की डिमांड कम होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और इसका जो कर्व बनेगा ना, वक्र, वो कैसा बनेगा देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी की यहाँ प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं चाय, और चाय की हम डिमांड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 25 ऐसे नंबर ले लेता हूँ, 50, 75, 100 रुपये ये प्राइस है, और डिमांड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वही 1000 जो पिछली बार ली थी, 2000, 3000 और 4000। अब देखिए, अगर कॉफ़ी की यहाँ पर ये कॉफ़ी है, ठीक है, और ये चाय है, ठीक है। अब अगर कॉफ़ी की प्राइस कितनी है? 25 रुपये है, ठीक है, कॉफ़ी की प्राइस है 25 रुपये, ठीक है, तो चाय की डिमांड जो है फॉर एग्जांपल 1000 रुपये ये है, ठीक है। यहाँ अब बढ़ाते हैं, कॉफ़ी की प्राइस को बढ़ाते हैं, ठीक है, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ाएंगे तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। कॉफ़ी की प्राइस बढ़ाएंगे तो चाय की भी प्राइस बढ़ेगी। सॉरी, ये इधर बना दिया, इसको इधर बना देते हैं, हाँ, ठीक है। देखिए पहला, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कॉफ़ी महंगी होगी तो लोग चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, तो चाय ज़्यादा बिकेगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर कॉफ़ी हो जाती है 50 रुपये, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी हो जाती है, उसकी प्राइस हो जाती है कॉफ़ी की 50 रुपये, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कॉफ़ी पीना बंद कर देंगे, तो यहाँ पर चाय की डिमांड बढ़ के होगी 2000। फिर कॉफ़ी की प्राइस बढ़कर 75 रुपये हो गई तो चाय की डिमांड और बढ़ेगी, लोग और चाय पियेंगे, कॉफ़ी छोड़ेंगे, तो और बढ़ गई। फिर यहाँ पर कॉफ़ी की प्राइस 100 रुपये हो गई तो लोग बिल्कुल चाय पे आ जाएंगे, और यहाँ पर चाय की डिमांड जो है वो 4000 तक पहुँच गई। तो देखिए ये वक्र कैसा बनेगा? ये बनेगा आपका धनात्मक वक्र, धनात्मक वक्र बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बेटा? इसको हटा देता हूँ मैं अब, और अपन चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर। आप इसको नोट कर देना पोज करके, ठीक है। देखिए हमारा है थर्ड पॉइंट कौन सा है बेटा? याद है आपको? उपभोक्ता की मांग व आय में संबंध, ठीक है। थर्ड पॉइंट है उपभोक्ता की मांग व आय में संबंध। देखिए फॉर एग्जाम्पल अपन एक उपभोक्ता है अपना, ये रहा उपभोक्ता, थोड़ा सही से बनाते हैं इसका चेहरा, ठीक है। ये देखिए ये एक उपभोक्ता है और इसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। अब ये मिस्टर ए जो है, और यहाँ अपन ले लेते हैं ये है मिस्टर ए, ठीक है, और
मिस्टर ए की ले लेते हैं अपन यहाँ पर इनकम। मिस्टर ए की हम बात कर रहे हैं इनकम की। किसकी बात कर रहे हैं? ये मिस्टर ए है और मिस्टर ए की बात कर रहे हैं हम इनकम की। इनकम मतलब उसकी आय, आय मतलब उसकी कमाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई वस्तु है एक एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम एक्स वस्तु की डिमांड की बात करेंगे। डिमांड मतलब मांग की, ठीक है। अब देखिए इनमें संबंध बताता हूँ। उपभोक्ता की आय में और वस्तु की मांग में क्या संबंध होता है? अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए, उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, सैलरी डबल हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो क्या होगा? जो उपभोक्ता को वस्तु पसंद है, जो वो हमेशा यूज़ करता है, जब उसकी डिमांड, जब उसकी इनकम कम थी तब वो वस्तु को यूज़ करना तो चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। अब क्या करेगा? उस वस्तु को ज़्यादा यूज़ करेगा तो उस वस्तु की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि उस उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई तो पहले वो एक चीज़ खरीदता था, अब उसकी जगह वो 10 चीज़ें खरीद के लाएगा, क्योंकि उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है, फॉर एग्जांपल सैलरी या बिजनेस है तो प्रॉफिट वो बढ़ चुका है। तो अब उस उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो क्या होगा? वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो, फॉर एग्जांपल अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो वस्तु की डिमांड भी कम होगी। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद मैं बता देता हूँ, एक्सेप्शन है, वो ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, कोई उपभोक्ता की आय तो बढ़ती है, आय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन उसकी डिमांड वस्तु की कम हो जाती है। क्यों? उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ जाती है तब वो क्या करता है? उस वस्तु को छोड़ देता है और उसकी जगह अच्छी वस्तुएं यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा ये अपवाद किन वस्तुओं में होता है? बेकार वस्तुओं में। जो बेकार वस्तुएं होती है, यानी कि घटिया किस्म की वस्तुएं होती है। वरना तो अपना नियम क्या है वो देखिए, इधर नियम तो अपना ये है, नियम क्या है कि उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, वो ज़्यादा खरीदेगा। उपभोक्ता की इनकम घटेगी तो वस्तु की डिमांड जो है वो भी घट जाएगी, क्योंकि वो कम खरीदेगा। लेकिन कुछ अपवाद है, वो बेकार वस्तुओं पे लागू होता है। वो ये है कि उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है ना तो इन घटिया वस्तु को खरीदना कम कर देता है, जिससे उस वस्तु की डिमांड कम होने लग जाती है। वैसे होता क्या है कि आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो ये केवल बेकार वस्तुओं के केस में होता है। ओके, समझ में आ गया उपभोक्ता की मांग और आय में संबंध। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि और पसंद के बारे में। इसको हटा दूं तो पॉइंट नंबर 4 आ रहा है आपके सामने। 4 पॉइंट है उपभोक्ता की रुचि और पसंद, ठीक है। उपभोक्ता की रुचि व पसंद, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर जो मैंने लिखा है ना, कि उपभोक्ता की रुचि बढ़ेगी किसी वस्तु के अंदर, ठीक है। उपभोक्ता की किसी वस्तु के अंदर रुचि बढ़ेगी, उपभोक्ता वस्तु को पसंद करेगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अधिकतर विज्ञापन के ऊपर और फिर यूज़ के ऊपर। वो वस्तु को खरीदेगा तो उसको पता चलेगा। लेकिन अधिकतर किसके ऊपर डिपेंड करता है? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर विज्ञापन को देखकर हो सकता है पहले उस वस्तु को मन नहीं हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो अपन नहीं खरीदते हैं, पहले सोचते हैं ये वाली तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन बाद में जब उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तब अपन की रुचि हो जाती है, अपन को वो चीज़ पसंद आ जाती है। तो वो उपभोक्ता की रुचि जो है वो विज्ञापन से प्रभावित हो सकती है और वो किसी भी वस्तु की डिमांड को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। फिर है 5th, उपभोक्ता की भविष्य को लेकर प्रत्याशाएं। क्या है? उपभोक्ता की भविष्य के बारे में, कीमत के बारे में प्रत्याशाएं, ठीक है। तो भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है,
ठीक है। अब ये क्या होती है, देखो उपभोक्ता भविष्य के बारे में सोचकर भी कई बार किसी वस्तु की डिमांड को निर्धारित कर सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है। जैसे एक उपभोक्ता को लगता है किसी वस्तु के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर कई बार सेल लगती थी, याद है, लिमिटेड स्टॉक, 1 घंटे की सेल, और सारे मोबाइल जो है लोग धड़ाधड़ खरीदने के लिए MI के मोबाइल आते थे और अपन जो है वहाँ पर वेबसाइट पे तैयार रहते थे एकदम कि ये मोबाइल खरीदना, काफ़ी लोग करते थे ट्राई। हर हफ्ते सेल लगती थी 2 घंटे के लिए कि 10 से 12 या 12 से 2 सिर्फ इसी टाइम मोबाइल मिलेगा, फिर आपको पूरे हफ्ते नहीं मिलेगा क्योंकि फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, वो एक मोबाइल को ज़्यादा बेचने का तरीका है। लेकिन हाँ, जैसे कि उपभोक्ता को लगता कि यार ये तो मिलेगा ही नहीं, अब ये तो लिमिटेड स्टॉक है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसको खरीदने के लिए जुनून आ जाएगा, वो खरीद के रहेगा उस फ़ोन को या उस प्रोडक्ट को। तो अगर उपभोक्ता को लगता है ना कि उस वस्तु के स्टॉक में कमी आ रही है, क्या आ रही है, वस्तु के स्टॉक में कमी आ रही है, मतलब उसको लगता है कि अब ये वस्तु बाद में नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, किसी उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। उपभोक्ता को लगता है कि स्टॉक में क्या आएगी, कमी आएगी, हो सकता है बाद में ये चीज़ ना मिले। ये जो फ़ोन बेचे जाते थे उसमें ये तो बताया जाता था कि लिमिटेड स्टॉक है, बाद में नहीं मिलेगा, है ना, तो फिर उपभोक्ता फटाफट उसको खरीद लेते थे, डिमांड बढ़ जाती थी। तो जब भी लगता है कि स्टॉक में कमी होगी तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब कभी लगता है स्टॉक में कमी, कब, भविष्य में, हाँ, भविष्य में अगर स्टॉक में कमी होती है, ठीक है, या फिर भविष्य में कीमत कम, उपभोक्ता को लगता है कि इस प्रोडक्ट की भविष्य में कीमत कम होंगी। कुछ लोग मोबाइल जो आता है ना, नया नया लॉन्च होता है ना, तब नहीं खरीदते हैं, उनको लगता है कि ये इसकी प्राइस कम होगी तब खरीदूंगा, इसकी प्राइस कम होगी तब खरीदूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे डिमांड में कमी आएगी। प्रेजेंट में क्या होगा, डिमांड में कमी आएगी, उस वस्तु की डिमांड में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो ये इंतज़ार कर रहा है कि प्राइस कम हो फिर खरीदूं। तो ये उपभोक्ता कीमत के हिसाब से जो है सोचता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 पॉइंट किए। अगर ये सब समझ में आए तो सबसे पहले लाइक ठोको, उसके बाद शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।